नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल पहले हम समझते हैं। यहाँ पर बात टेबल की हो रही है और टेबल का मतलब होता है सारणी। सारणी यानी कि रॉज और कॉलम्स का एक समूह, यानी कि लाइनों और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम टेबल कहते हैं। तो ऐसी टेबल जिसके बेस पर हम डिसीजन ले सके, कोई निर्णय ले सके, ऐसी टेबल को डिसीजन टेबल कहा जाता है। कई बार सिस्टम को डिजाइन करने के बाद यूजर्स को सिस्टम का यूज समझाने के लिए डिसीजन टेबल बनानी होती है। आपने कई बार शॉपिंग मॉल में देखा होगा, बहुत जगहों पर चार्ट बने हुए रहते हैं, टेबल बनी हुई रहती है, वहां पर क्रेडिट और कैश की स्कीम्स के बारे में बताया हुआ रहता है। तो कुल मिला के सिस्टम जब हमने बना लिया, तो सिस्टम बनाने के बाद यूजर तक हमारी बात पहुंचे कैसे हम यूजर को ये सिखाएं कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से यूज करवाना चाहते हैं, हम अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाएं। तो यूजर तक अपनी बात पहुंचाने का एक सटीक माध्यम होता है डिसीजन टेबल। और सिंपल सी बात है, एक टेबल बनाना और उसमें सिस्टम से संबंधित जो बात आप यूजर तक कहना चाहते हैं उस जानकारी को लिख देना। देखिए, जानकारी पहुंचाने का एक सीधा सा तरीका होता है लिखित सूचना, कहानी की तरह लिख देना। लेकिन जब सूचना कहानी की तरह लिखी जाती है तो उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बजाय इसके अगर वो जानकारी वर्गीकृत रूप से, क्लासिफाइड तरीके से अगर टेबल के फॉर्म में लिखी जाए तो वो समझने में भी आसान होती है और समझाने में भी आसान होती है। तो कुल मिला के सिस्टम से संबंधित जानकारियां प्रदान करना, सिस्टम से संबंधित व्याख्या करना, अपनी बात यूजर तक पहुंचाना, और वो भी अपनी बात यूजर तक पहुंचाने के लिए स्पेशली जब हम किसी टेबल या सारणी की सहायता लें तो उस सारणी को कहा जाता है डिसीजन टेबल। सामान्यतः इसका प्रयोग जटिल व्यावसायिक नियमों से निपटने हेतु आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इसके जरिए यह देखना आसान हो जाता है कि शर्तों के सभी संभावित कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशंस पर विचार किया गया है या नहीं। कुल मिला के सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें अपने सिस्टम से संबंधित कुछ कंडीशंस की व्याख्या करनी हो, कुछ बातों को बताना हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चार्ट बताता हूं, एक टेबल बताता हूं। इस टेबल में कुछ बातों को बताया गया है कि यदि आप 50 यूनिट से कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो हम ऑर्डर लेंगे या नहीं लेंगे। यहाँ पर Y का मतलब यस से है, वहीं N का मतलब स्वाभाविक है, नो से है। कैश ऑन डिलीवरी हम दे पाएंगे। अब देखिए, कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे Y है। कहाँ पर Y है? जब लेस देन 50 यूनिट्स ऑर्डर्ड हो रही हैं। होलसेल आउटलेट Y है, होलसेल आउटलेट Y है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट का जो एरो बनाया गया है वो इस कंडीशन पे दिया गया है। इस कंडीशन पे दिया गया मतलब, इसका मतलब ये है कि जब कभी 50 यूनिट से कम ऑर्डर की जाती हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी अगर हम नहीं लेंगे, होलसेल आउटलेट अगर हम नहीं देंगे, तो डिस्काउंट उस परिस्थिति में रहेगा 0%। यानी जब ये 3 परिस्थितियां होंगी, उस परिस्थिति में डिस्काउंट की राशि रहेगी 0। लेकिन डिस्काउंट 2% मिल सकता है बशर्ते जब कैश ऑन डिलीवरी भी आप ले रहे हो और 50 यूनिट से कम ऑर्डर कर रहे हो, होलसेल आउटलेट का अगर आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। वहीं अगर आप होलसेल आउटलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, 50 यूनिट से ज्यादा ले रहे हैं, तो होलसेल आउटलेट कहलाएगा और उस परिस्थिति में भी आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 50 यूनिट से ज्यादा ले रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, मतलब कैश आप वहीं का वहीं दे रहे हैं पैसा, होलसेल आउटलेट नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो भी आपको 2% का डिस्काउंट यहां पर दिखाया गया है। कुल मिला के ये एक टेबल है जिसमें डिस्काउंट कब कब कितना मिलेगा, किन किन परिस्थितियों में मिलेगा, ये दर्शाया हुआ। जैसे अगर हम कभी जानना चाहें कि हमें डिस्काउंट 6% कब मिलेगा, तो इस चार्ट के हिसाब से डिस्काउंट 6% इस परिस्थिति में मिलेगा। अब ये परिस्थिति क्या बोलती है? जब आपने लेस देन 50 यूनिट्स ऑर्डर्ड, नो, मतलब जब आपने 50 यूनिट से ज्यादा ऑर्डर की हो। कैश ऑन डिलीवरी, यस, जब आप डिलीवरी कैश करेंगे तो भी चलेगा। होलसेल आउटलेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा। यानी मोटे तौर पे यूं समझ लीजिए कि अगर आप 50 यूनिट से ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा इस चार्ट के हिसाब से। 4% डिस्काउंट किन किन परिस्थितियों में मिलेगा? 4% डिस्काउंट की पहली परिस्थिति यह है जब आप 50 यूनिट से कम ऑर्डर कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हो, होलसेल आउटलेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो 4% डिस्काउंट मिलेगा। 4% डिस्काउंट के लिए 2 विकल्प और भी दिए गए हैं। कुल मिला के मोटे तौर पे देखें, ये एक टेबल बनी हुई है। टेबल है यानी कि रोज और कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के थ्रू सिस्टम से संबंधित कुछ बातों को समझाया गया है।
इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है इसी डिसीजन टेबल का। इस उदाहरण में एक एटीएम डिसीजन टेबल बनाई गई है। ये काल्पनिक एटीएम टेबल है। इस उदाहरण में अगर एक ग्राहक एटीएम के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है तो नियम कुछ इस तरह हो सकते हैं। पहला नियम, ग्राहक के अकाउंट में बैलेंस निकालने वाले अमाउंट से ज्यादा हो। मतलब ये है कि बैलेंस उतना ही निकाल सकता है जितना उसके अकाउंट में पैसा हो। ये तो स्वाभाविक सी बात है, एटीएम से हम उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना कि उसके अकाउंट में पैसा हो, उससे ज्यादा हम निकाल नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर एक चॉइस और दी है कि अगर आपके पास बैलेंस कम है तो ग्राहक को उधार की सुविधा भी दी गई है। यानी अगर बैलेंस कम है तो एक पैसे निकालने का एक चॉइस और भी हो सकता है कि अगर आप क्रेडिट ले लें। तो कुल मिला के यहाँ पर आप पैसे दो ही परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। पहली परिस्थिति जब आपके अकाउंट में पैसा हो, उतना सफिशिएंट पैसा हो, और दूसरी परिस्थिति कि अगर सफिशिएंट पैसा नहीं हो तो आप क्रेडिट में यानी उधारी लेने को राजी हो। तो दोनों परिस्थितियों में आप पैसा निकाल सकते हैं। अब इनको टेबल के थ्रू कैसे दर्शाया गया देखिए। पहली परिस्थिति, जब विड्रॉवल अमाउंट बैलेंस से कम हो, यानी जो राशि हमें निकासी करनी हो और जो राशि हमें निकालनी है अगर वो उपलब्ध बैलेंस से कम है तो ट्रू यानी कि राशि निकाली जा सकती है। और नीचे देखिए विड्रॉवल ग्रांटेड यानी विड्रॉवल अलाउ है, यानी पैसा निकालना अलाउ है अगर आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो बैलेंस से कम है तो। सेकंड कंडीशन, ये फॉल्स वाली, जब विड्रॉवल अमाउंट बैलेंस से कम नहीं हो, यानी कि अगर आपका बैलेंस जितना हो उससे आप ज्यादा पैसा निकालना चाह रहे हो तो स्वाभाविक है जब बैलेंस ही नहीं है तो पैसा कहां से निकलेगा। तो उस परिस्थिति में यदि क्रेडिट ग्रांटेड, अगर आप क्रेडिट की सुविधा ले रहे हैं तो भी विड्रॉवल ग्रांटेड है, तो भी ठीक है। अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब विड्रॉवल ग्रांटेड में फॉल्स कब है? विड्रॉवल कब नहीं होगा? जब दोनों चीजें फॉल्स होंगी। मतलब आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो बैलेंस से ज्यादा हो, मतलब जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्रेडिट ग्रांटेड, अगर उधारी की सुविधा आप नहीं ले रहे हैं या कंपनी उधारी की सुविधा नहीं दे रही है तो भी उस परिस्थिति में अब आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। यानी अगर निकाले जाने वाली राशि ज्यादा है, उधारी नहीं मिल रही है या नहीं दी जा रही है, जो भी स्थिति है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो कुल मिला के पैसा नहीं निकलेगा। तो विड्रॉवल ग्रांटेड केवल दो ही परिस्थितियों में हो सकता है, जब विड्रॉवल अमाउंट बैलेंस से कम हो या फिर विड्रॉवल अमाउंट अगर बैलेंस से ज्यादा है तो क्रेडिट अगर हमें मिल रही हो या क्रेडिट हम लेना चाह रहे हो। तो कुल मिला के इन दो परिस्थितियों में ही पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ काल्पनिक टेबल्स हैं, कुछ काल्पनिक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमने एक सिस्टम की परिस्थितियों यूज करने के नेचर को टेबल के माध्यम से समझाया है। डिसीजन टेबल की ही तरह डिसीजन ट्री भी एक तरह का स्ट्रक्चर है। यहां पर मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि जैसे पहले हमने सिस्टम से संबंधित कुछ नीतियों, कुछ पॉलिसीज को टेबल के माध्यम से समझाया, ठीक उसी तरह सिस्टम से संबंधित नीतियों या पॉलिसियों को टेबल के बजाय ट्री बनाकर भी दर्शा सकते हैं। ट्री एक हेराचिकल स्ट्रक्चर होता है। हेराचिकल मतलब होता है पेड़नुमा संरचना, जिसमें पेड़ की भांति पेड़ की तरह शाखाएं निकली हुई होती हैं। मतलब ऊपर रूट रहता है और नीचे की ओर शाखाएं, ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं। तो इस तरह का ट्री बनाकर भी हम परिस्थितियों को समझा सकते हैं। यहाँ पर डिसीजन ट्री एक फ्लोचार्ट की तरह होता है, फ्लोचार्ट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह ट्री में पत्तियां, जड़ तथा शाखाएं होती हैं, इसी प्रकार यहाँ पर ट्री में लीफ नोड तथा ब्रांचेस होती हैं। डिसीजन ट्री उल्टे पेड़ की तरह होता है। सबसे ऊपर का नोड रूट नोड कहलाता है। जैसे आम तौर पे जो पेड़ होता है तो उसमें शाखाएं रूट्स यानी जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन डिसीजन ट्री में रूट ऊपर की ओर होता है और इसमें लीफ नोड नीचे की ओर पत्ते के समान ब्रांचेस दिखाई देती हैं। कुल मिला के सिस्टम से संबंधित परिस्थितियों, पॉलिसीज और नीतियों की व्याख्या करने के लिए जैसे हमने पहले टेबल बनाया था, बजाय टेबल के अगर हम इन परिस्थितियों को समझाने के लिए ट्री का निर्माण करते हैं, पेड़नुमा संरचना बनाते हैं, तो उस तरह की संरचना को डिसीजन ट्री के नाम से जाना जाता है। दोनों ही संरचनाएं यूजर फ्रेंडली होती हैं, यूजर को समझने में आसान होती है और यूजर को जिस तरह से आप समझाना चाहें, आप अपनी बातें टेबल के माध्यम से भी सामने रख सकते हैं। अगर आप अपने बातें टेबल के माध्यम से सामने रखेंगे तो उस संरचना को डिसीजन टेबल कहा जाएगा। अगर आप अपने सिस्टम से संबंधित जानकारी ट्री के माध्यम से सामने रखेंगे तो उस संरचना को डिसीजन ट्री कहा जाएगा। डिसीजन ट्री को एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे ये एक ट्री बनी हुई है, इसमें सबसे ऊपरी जो नोड है वो रूट नोड है और नीचे फिर इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं।
तो यहाँ पर वेदर यानी कि मौसम के बारे में एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मौसम वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन है, तो फिर विंड चलेगा। विंड मतलब आंधी तूफान आ सकते हैं। और अगर विंड तेज है मतलब तूफान ज्यादा है तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। और विंड अगर ठीक ठाक है, नहीं है, वीक है, कमजोर है, तो आप अपने घर से निकल सकते हैं। उसी तरह से ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की बात कर रहे हैं, अगर आर्द्रता बहुत ज्यादा है तो आप ना निकलें, आर्द्रता कम है तो आप निकल सकते हैं। कुल मिला के एक काल्पनिक ट्री है। इस ट्री के थ्रू कुछ बातों को दर्शाया गया है, कुछ बातों को समझाया गया है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर हमें टेबल के नाम की जरूरत नहीं होती, समझाने में बहुत ज्यादा आसान होता है। डिसीजन ट्री के सीखने के वर्गीकरण के चरण सरल और तेज होते हैं, क्योंकि ये ट्री आधे आधे पार्ट में डिवाइड होता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते जाएंगे ये ट्री अपने आप को 2 हाफ में डिवाइड करता जाता है। आप कंडीशन के हिसाब से फ्लो में चलते चले जाते हैं। तो कुल मिला के सीधे सीधे कंडीशंस आधी होने के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा कम सर्च करना पड़ता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। ओवरऑल डिसीजन ट्री हो या डिसीजन टेबल हो, दोनों ही के ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं। दोनों ही संरचनाएं हालांकि सक्षम है सिस्टम की व्याख्या करने में।